कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम पूरी ताकत से गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, लेकिन गाड़ी हम्म, आगे ही नहीं बढ़ रही। हम मेहनत कर रहे हैं, सही फैसले भी ले रहे हैं, पर सफलता, पैसा या मन की शांति, ये सब चीजें बस कुछ इंच की दूरी पर अटकी हुई सी लगती हैं। जैसे कोई कोई अदृश्य हैंडब्रेक लगा हुआ है। आज की हमारी जो ये चर्चा है, वो उसी हैंडब्रेक को समझने और उसे रिलीज करने के बारे में है। हम उस शक्ति के पड़ताल करेंगे जो हमारी तरक्की को रोकती भी है और उसे असाधारण ऊंचाइयों पर ले जा भी सकती है। और वो शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है, हमारा अवचेतन मन। हाँ, तो आज हम जिस जिस सामग्री पर बात कर रहे हैं वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बहुत ही क्लासिक किताब है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब मतलब 1963 में लिखी गई थी, पर इसके जो विचार हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमारा मकसद सिर्फ इसके सिद्धांतों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारी भीतरी सोच की प्रोग्रामिंग वो हमारी बाहरी जिंदगी की हकीकत को कैसे लिखती है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जी। किताब का जो मूल विचार है वो ये है कि हमारे मन के दो स्तर हैं। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जी। जो जागते हुए सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जी। जो पर्दे के पीछे काम करता है। लेखक इसे एक खजाने का घर, एक ट्रेजर हाउस कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां अगर सही बीज डाले जाएं तो सफलता, स्वास्थ्य और शांति के पेड़ उग सकते हैं। ठीक है, तो इस चेतन और अवचेतन के रिश्ते को थोड़ा और साफ करते हैं। किताब में इसे एक जहाज के कप्तान और इंजन रूम के क्रू की तरह समझाया गया है। हमारा चेतन मन कप्तान है, हाँ। जो आदेश देता है, तय करता है कि जहाज को कहाँ जाना है। हाँ। और अवचेतन मन वो एक विशाल शक्तिशाली इंजन रूम है, जो बिना सवाल किए उन आदेशों का पालन करता है। हाँ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इंजन रूम को ये नहीं पता कि कप्तान जहाज को किसी सुनहरे द्वीप की ओर ले जा रहा है या सीधे किसी चट्टान से टकराने। एग्जैक्टली। वो बस आदेश का पालन करेगा। मतलब अगर हम लगातार ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरी किस्मत ही खराब है, तो हमारा चेतन मन ये आदेश दे रहा है और अवचेतन मन पूरी ईमानदारी से उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। बिल्कुल सही। और वो कोई नैतिक फैसला नहीं लेता, वो ये नहीं देखता कि ये अच्छा है या बुरा, वो सिर्फ दिए गए इनपुट पर प्रक्रिया करता है। और इसी को समझने के लिए दोहराव मतलब रेपिटेशन का जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई विचार, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, बार बार दोहराया जाता है तो वो चेतन मन के फिल्टर को पार करके अवचेतन मन में एक गहरी छाप छोड़ देता है। अच्छा, तो ये एक तरह से हमारे दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनाने जैसा हुआ? हाँ, बिल्कुल। जितनी बार हम उस रास्ते पर चलेंगे वो उतना ही पक्का होता जाएगा। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण भारतीय संदर्भ में दिया गया है। एक इंजीनियरिंग छात्र की कल्पना करते हैं जो जेईई की तैयारी कर रहा है। वो दिन रात पढ़ता है, होशियार भी है, लेकिन उसके मन में एक विचार घर कर गया है। लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं, मेरा कहाँ होगा, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत आम सोच है। हर दिन वो यही सोचता है। तो उसका चेतन मन तो सिर्फ एक डर व्यक्त कर रहा है, पर उसका अवचेतन मन इसे एक निर्देश की तरह ले रहा है। मिशन, इस परीक्षा को मुश्किल साबित करो। ओहो! नतीजा, परीक्षा के दिन उसे सब कुछ आते हुए भी घबराहट होती है, आसान सवाल भी मुश्किल लगने लगते हैं और उसका प्रदर्शन उसकी क्षमता से बहुत कम रहता है। उसके अवचेतन मन ने अपना काम कर दिया। सही। और यही इस पूरी प्रणाली का सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक पहलू है। अवचेतन मन मजाक और हकीकत में फर्क नहीं करता। वो सिर्फ उस भावना और विश्वास को पकड़ता है जिसके साथ कोई विचार उसे भेजा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने विचारों पर पहरा देना सबसे जरूरी काम है। बिल्कुल। अच्छा, श्रोत में एक बात पे मुझे सच में चौंका दिया। इसमें हीलिंग मतलब बीमारियों से उभरने में अवचेतन मन की भूमिका का जिक्र है। हाँ। जो पहली नजर में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या हम इस पर थोड़ी और गहराई से बात कर सकते हैं? ये सिर्फ सकारात्मक सोच से कुछ ज्यादा लगता है। हाँ, ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा से कहीं ज्यादा गहरा है। लेखक यहाँ जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं उसे आज का आधुनिक विज्ञान प्लेसीबो इफेक्ट से जोड़कर देखता है। प्लेसीबो इफेक्ट? हाँ, इसमें मरीज को एक नकली दवा जैसे शुगर की गोली ये कहकर दी जाती है कि अब बहुत असरदार है। और हैरानी की बात यह है कि कई मरीज सच में ठीक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन ने ये विश्वास कर लिया कि वे ठीक हो रहे हैं।
इस विश्वास ने उनके शरीर में वास्तविक न्यूरोकेमिकल बदलाव शुरू कर दिए, जिससे हीलिंग की प्रक्रिया तेज हो गई। तो किताब में जो तकनीक बताई गई है वो इसी सिद्धांत पर काम करती है, जैसे सोने से पहले अपने आप से कहना कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। बिल्कुल। लेखक का तर्क है कि सोने से ठीक पहले का समय बहुत बहुत कीमती होता है। उस वक्त हमारा चेतन मन, जो दिन भर तर्क वितर्क और चिंता में लगा रहता है, वो थक कर शांत होने लगता है। उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। हाँ, ऐसे में जब आप कोई सुझाव या विचार अपने मन में डालते हैं, तो वो बिना किसी बाधा के सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। ये ऐसा है जैसे जैसे किले का मुख्य दरवाजा कुछ देर के लिए खुला हो और आप आसानी से अंदर संदेश पहुंचा सकते हैं। मतलब ये कोई जादू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने ही शरीर की बायोकेमिस्ट्री को अपने विश्वास से प्रभावित करने का एक तरीका है। ठीक है, तो स्वास्थ्य पर मन का इतना गहरा असर हो सकता है, ये बात तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझ आती है। लेकिन क्या ये सिद्धांत हमारी बाहरी दुनिया की ठोस चीजों पर भी लागू होता है, जैसे पैसा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ अमीर होने के बारे में सोचने से कोई अमीर बन सकता है? ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। किताब का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई सोफे पर बैठकर पैसे के बारे में सोचे और नोटों की बारिश होने लगेगी। हाँ, काश ऐसा होता। यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के अवचेतन मन में पैसे को लेकर एक कमी की प्रोग्रामिंग होती है, स्कैर्सिटी प्रोग्रामिंग। जैसे हमारे यहाँ बहुत आम कहावतें हैं, पैसा हर फसाद की जड़ है, या ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा झंझट। बचपन से ये सुनते सुनते शायद ये हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। सटीक। ये विचार हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जब हमारे सामने पैसे कमाने का कोई अच्छा अवसर आता भी है, तो हमारा अवचेतन मन हमें अनजाने में ही उसे टालने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा। हम या तो उस अवसर को देख नहीं पाते, या फिर कोई बहाना बनाकर उससे पीछे हट जाते हैं। हम खुद ही अपनी समृद्धि को सैबोटाज करते हैं। क्यों? क्योंकि गहरे स्तर पर हमारा मन मानता है कि पैसा खतरनाक है। तो दौलत को आकर्षित करने का मतलब पहले अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग को बदलना है। पैसा बुरा है वाली फाइल को डिलीट करके मैं समृद्धि और सफलता का हकदार हूं वाली फाइल इंस्टॉल करनी होगी। हाँ, और जब ये नई प्रोग्रामिंग स्थापित हो जाती है, तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप अवसरों को पहचानने लगते हैं। आप पैसे को लेकर बेहतर फैसले लेते हैं। आपका दिमाग समाधान खोजने लगता है, बहाने नहीं। बिल्कुल। तो पैसा आपकी सोच से नहीं, बल्कि आपकी बदली हुई सोच के कारण आपके बदले हुए कर्मों से आता है। अवचेतन मन आपको सीधे पैसा नहीं देता, वो आपको पैसा कमाने के रास्ते दिखाता है और उन पर चलने की हिम्मत देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवचेतन मन सिर्फ एक निष्क्रिय रिकॉर्डर नहीं है, बल्कि यह सफलता में हमारा एक सक्रिय भागीदार बन सकता है। किताब में इसे पार्टनर इन सक्सेस कहा गया है। यह विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। यह एक ऐसा भागीदार है जो कभी सोता नहीं। जब आप रात में सो रहे होते हैं, तब भी यह आपके दिए गए लक्ष्यों पर काम कर रहा होता है। लेखक कई वैज्ञानिकों और व्यापारियों के उदाहरण देते हैं जो दिन भर किसी समस्या से जूझते रहे और उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। फिर रात में सोते हुए या सुबह उठते ही अचानक उनके दिमाग में समाधान कौंध गया। वो यूरेका मोमेंट। हाँ, वो कहाँ से आया? ये उनके अवचेतन मन का काम था, जो पर्दे के पीछे शांत रहकर सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहा था। लेकिन ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है। बस अपनी इच्छा को महसूस करो और वो पूरी हो जाएगी। असल जिंदगी में तो डर, चिंता और असुरक्षा की भावनाएं वो बहुत गहरी और जिद्दी होती हैं। क्या स्रोत इस पर कोई व्यवहारिक सलाह देता है जो सिर्फ सोचने से ज्यादा हो? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। किताब सिर्फ इच्छा करने के लिए नहीं कहती, बल्कि विश्वास और भावना पर जोर देती है। अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं, भावनाओं की भाषा समझता है। अच्छा। आप दिन भर दोहराते रहें, मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से आपको गरीबी और कमी महसूस हो रही है, तो अवचेतन मन उस भावना को ही पकड़ेगा। इसलिए लेखक एक तकनीक पर जोर देते हैं, कल्पना, विजुअलाइजेशन। मतलब सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचना नहीं, बल्कि उसे ऐसे जीना जैसे वो पहले ही सच हो चुका हो। बिल्कुल। उस सफलता को, उस स्वास्थ्य को, उस खुशी को
वर्तमान में महसूस करना। जब आप अपनी कल्पना में उस सफलता की खुशी, शांति और संतुष्टि को महसूस करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक शक्तिशाली भावनात्मक संकेत भेजते हैं। और ये संकेत आपके अवचेतन मन को यकीन दिलाता है कि यह आपकी नई हकीकत है। हाँ, और फिर वो उस हकीकत को बाहरी दुनिया में लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। ये मानसिक रिहर्सल जैसा है जिसे टॉप एथलीट और कलाकार हमेशा इस्तेमाल करते हैं। यह सिद्धांत हमारे रिश्तों पर कैसे लागू होता है? क्या हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को भी इसी तरह बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो एक और इंसान शामिल है जिसकी अपनी सोच और अपना मन है। ये एक बेहतरीन सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि आप अपने मन की शक्ति से किसी दूसरे इंसान को बदल सकते हैं। ये कहती है कि आप खुद के नजरिए और व्यवहार को बदल सकते हैं, जिससे रिश्ते की पूरी डायनामिक्स बदल जाती है। कैसे? अगर आपके मन में किसी के लिए नाराजगी या जलन है, तो आप चाहे बाहर से कितना भी अच्छा व्यवहार करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातों का लहजा, आपकी ऊर्जा उस नकारात्मकता को जाहिर कर ही देगी। और सामने वाला इंसान उसे अवचेतन रूप से महसूस कर लेगा। निश्चित रूप से। इसके विपरीत अगर आप सचेत रूप से उस व्यक्ति के अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं और मन में उसके लिए सद्भावना रखते हैं, तो आपका पूरा व्यवहार बदल जाएगा। अच्छा। आपका अवचेतन मन आपको ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा समझदार और ज्यादा सकारात्मक बना देगा। और जब आपका व्यवहार बदलेगा तो सामने वाले का प्रतिसाद भी बदलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आप रिश्ते में जो ऊर्जा डालते हैं वही आपको वापस मिलती है। एकदम सही। और उन मानसिक रुकावटों का क्या जो हमें पीछे खींचती रहती हैं, जैसे असफलता का डर या किसी पुरानी गलती का अपराध बोध, ये तो बहुत गहरे बसे होते हैं। क्या एक सकारात्मक पुष्टि इन्हें मिटा सकती है? एक पुष्टि शायद काफी न हो, लेकिन लगातार अभ्यास से जरूर बदलाव आता है। स्रोत इसके लिए एक 3 चरणीय प्रक्रिया सुझाता है। पहला, समस्या को स्वीकार करें, डर से भागे नहीं, उसे पहचानें। ठीक है। दूसरा, उस नकारात्मक विचार को एक शक्तिशाली सकारात्मक विचार से बदलें। जैसे, मैं डरता हूं की जगह ईश्वरीय शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है और मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। हाँ। और तीसरा और सबसे जरूरी, उस नई हकीकत को महसूस करें। हाँ, उस आत्मविश्वास और शांति की भावना को वर्तमान में जिएं। यह मानसिक कीमियागरी की तरह है, जहां आप डर की ऊर्जा को विश्वास की ऊर्जा में बदल रहे हैं। किताब के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। खुशी और युवा महसूस करना भी बाहरी परिस्थितियों का नतीजा नहीं, बल्कि एक आंतरिक चुनाव है। लेखक का मानना है कि हमारा अवचेतन मन उम्र को समय के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारी सोच और भावनाओं के हिसाब से मापता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सीखने, नई चीजों में दिलचस्पी लेने और भविष्य को लेकर उत्साहित रहने का चुनाव करता है, तो उसका मन और शरीर भी उसी युवा ऊर्जा को बनाए रखते हैं। और इसके विपरीत, अगर कोई ये मान ले कि अब मेरी उम्र हो गई और सीखना सिखाना बंद कर दे, तो उसका अवचेतन मन भी शरीर को बूढ़ा होने का संकेत देने लगता है। खुशी और उम्र दोनों एक आदत है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सबसे बड़ा सबक क्या है? मुझे लगता है कि सार ये है कि हम अपने जीवन के अज्ञानी शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपनी हकीकत के प्रोग्रामर हैं। हमारे विचार और विश्वास वो कोड हैं जिनसे हमारी जिंदगी का सॉफ्टवेयर लिखा जाता है। बिल्कुल सही कहा। किताब का केंद्रीय संदेश यही है, अपनी बाहरी दुनिया को बदलने के लिए अपनी भीतरी दुनिया को बदलना होगा, और शुरुआत हमारे रोजमर्रा के विचारों से होती है। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन चुनते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचार चुनने होंगे। कृतज्ञता, जिज्ञासा और विकास की मानसिकता का रोज अभ्यास करके हम अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रख सकते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हमें अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस हमारे हाथों में देता है। हाँ, और ये एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है। लेकिन यहाँ एक विचार मेरे मन में आता है जो इस सामग्री के दायरे से थोड़ा बाहर है, पर इसी से जुड़ा है। ये किताब व्यक्तिगत लाभ, सफलता, स्वास्थ्य, धन के लिए अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग पर जोर देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है, अगर एक व्यक्ति अपने मन को प्रोग्राम करके अपनी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या होगा अगर कोई पूरा समुदाय या एक समाज मिलकर सचेत रूप से अपने सामूहिक अवचेतन मन को साझा सकारात्मक विश्वासों के साथ प्रोग्राम करना शुरू कर दे? जैसे सहयोग,
करुणा और साझा समृद्धि, किस तरह के बड़े पैमाने पर बदलाव संभव हो सकते हैं? ये एक सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए।